नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। बाबा रामदेव को पुत्र जीवक दवा के बचाव में एक साथी और तो मिल गया, लेकिन ये नया साथी उनके लिए नई मुश्किल भी लेकर आया है। आचार्य धर्मेंद्र ने बाबा की बेटा बूटी का जमकर बचाव तो किया ही, लगे हाथ वो कुछ ऐसी बातें भी कह गए जिन्हें सुनने के बाद आप भी चौंके बिना नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले सुनिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश और देखिए रिपोर्ट। औषध निर्माणशाला का चर्चित उत्पाद केवल पुत्र उत्पन्न कराने का दावा नहीं करता। पुत्र जीवक दवा को लेकर बाबा रामदेव का बचाव करने उतरे आचार्य धर्मेंद्र जब मीडिया से मुखातिब हुए तो ऐसा लगा मानो धर्मगुरु का लबादा उन्होंने कहीं और छोड़ दिया हो। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन जब आप उनकी दलीलें सुनेंगे तो जुबान पर एक ही शब्द आएगा, उफ। कि औषधियां ऑफ कोर्स औषधियां हैं, मैंने प्रयोग किए हैं उनके, और संतान की कामना करने वालों को उससे लाभ हुआ है। एलोपैथी में पुत्र उत्पन्न करने वाले उपाय नहीं हैं, किंतु आयुर्वेद में हैं। सुना आपने, बेटा बूटी की पैरवी करने वाले बाबा जब अपने रंग में आए तो बेटे की वकालत करने लग गए। वैसे तो बाबा रामदेव को दवा के समर्थन में उठती किसी भी आवाज से खुशी होनी चाहिए, लेकिन आचार्य धर्मेंद्र जिस अंदाज में पुत्र जीवक दवा के बचाव में उतरे हैं, वो रामदेव की परेशानी खत्म करने के बजाय बढ़ाने वाला ज्यादा साबित हो सकता है। बेटा बूटी पर विवाद बढ़ाते हुए आचार्य धर्मेंद्र इसे वंश वृद्धि से जोड़ रहे हैं। संसार के सभी पुरुष स्त्रियों की संतान है, किंतु यदि पुरुष उत्पन्न ही नहीं होंगे तो स्त्रियों को मां बनने का अवसर कौन प्रदान करेगा? ये सारा विवाद शुरू हुआ जेडीयू के केसी त्यागी के संसद में सवाल उठाने के बाद। केसी त्यागी ने बाकायदा राज्यसभा में रामदेव की पुत्र जीवक दवा का पैकेट लहराकर ये मुद्दा उठाया। त्यागी को साथ मिला सांसद जया बच्चन और गुलाम नबी आजाद का। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आह्वान किया है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार ने जिस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसकी फार्मेसी से ये मिल रहा है। अपनी दवा के बचाव में उतरे बाबा रामदेव ने केसी त्यागी पर नासमझी का आरोप लगाते हुए माफी की मांग कर डाली। साथ ही दवा का नाम बदलने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि वो दवा पर जल्द ही डिस्क्लेमर लगा देंगे कि इसका बेटा या बेटी होने से कोई वास्ता नहीं। मराठी नाम भी पुत्र जीवा है, अब नेपाली नाम भी पुत्र जीवा, बंगाली नाम भी पुत्र जीवा। अब हम क्या करें भाई, अब इसका नाम ही पुत्र जीवक है। आप ये बेटा बेटी का मुद्दा उठा करके और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की क्यों कोशिश करते हो? बाबा की दवा फैक्ट्री से निकली 30 रुपए की बेटा बूटी ने देश भर में बवाल मचा रखा है। कोई बाबा को इसके लिए कोस रहा है तो कोई समर्थन में है, लेकिन आचार्य धर्मेंद्र ने बाबा के समर्थन में उतरने के साथ ही पूरी बहस को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। धर्मेंद्र बेटा बूटी का बचाव करते हुए बेटा होने का बचाव भी कर जाते हैं। आने वाले दिनों में भी विवाद की खूंटी पर बेटा बूटी का टंगना तय है। एहतशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो आचार्य धर्मेंद्र के इस बयान से बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आचार्य धर्मेंद्र का बयान बेटा बूटी को बढ़ावा देने वाला नहीं है, एक सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। दूसरा अहम सवाल है, क्या आचार्य धर्मेंद्र बेटा बूटी की आड़ में बेटा होने की वकालत नहीं करते हैं? एक और सवाल है, क्या धर्मगुरु धर्मेंद्र का बयान महिला विरोधी नहीं है, और क्या इस तरह के बयान एक धर्मगुरु को शोभा देते हैं या फिर नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। बेटा बूटी पर बवाल बढ़ गया है और इस खास चर्चा में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैं आपका करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य धर्मेंद्र खुद मौजूद हैं, साथ ही साथ आचार्य अजय गौतम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिनेत्री निकुंज मलिक हमारे साथ है, कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, बीजेपी से मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय, पटना से जेडीयू के नेता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ जुड़ रही हैं विमेन एक्टिविस्ट
जगमती सांगवान। मैं सबसे पहले आचार्य जी आप ही से जानना चाहूंगी, हमारे देश में क्योंकि लिंग अनुपात बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी के लिए, तो ऐसे में क्या बेटे की हिमायत करना या उसको बढ़ावा देना सही है या नहीं? बेटे की हिमायत करना या बेटे की हिमायत करना, बेटियों का विरोध कहां से हो जाता है? मैंने जो आज वक्तव्य वहां पर दिया है उसकी लिखित प्रतियां मीडिया को वितरित की गई हैं, उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। मैंने कहा कि हमारी भगवती सीता सबसे लोकप्रिय, हमारी सबसे पूज्य, महाराजा जनक ने उनको धरती से प्राप्त किया और उन्होंने कोई पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया। हमारी भगवती पार्वती, उनके पिता ने भी कोई पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया। परंतु यदि महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो वो बेटी विरोधी कैसे हो गए? मेरा कहना यह है कि ये जो विभाजन किया जा रहा है कि बेटियों के पक्ष में बोलना बेटों का विरोध हो जाएगा और बेटों के पक्ष में बोलना बेटियों के विरोध में हो जाएगा। आचार्य जी वो जो बात कर रहे हैं ना, वो सतयुग की बात थी। प्लीज बीच में टोकिए मत, देखिए आचार्य जी सुनिए ना, मुझे सतयुग कहने की की बात ना, थी, तो अब ये तो कलयुग बात ही चल गलत रहा है। मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है। मैं इसी शर्त पर आया था कि बीच में आप नहीं टोकेंगे। मैंने अपने जो लिखित वक्तव्य में सब चीजों के पूरे उत्तर दिए हैं, अच्छी तरह से उत्तर दिए हैं। मेरा कहना यह है, चुनौतियां हैं सामने। चुनौती ये है कि ये लिंग निर्धारण करने वाली जो दुकानें खुली हुई हैं, जहां पर ये डायग्नोस किया जाता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी है, ये बंद क्यों नहीं होने चाहिए? इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इसके लिए समाजवादी लोग क्या करेंगे? ये निर्धारण करना। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरे 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे यहां सब प्रकार की औषधियां हैं, तो ये हमारा विज्ञान है और 2 अरब साल पुराना विज्ञान है। तो विज्ञान विरोध जो है, ये बेटों की कामना, जिनके 4 बेटियां हैं, अगर वो चाहें कि राखी बंधवाने वाला एक बेटा भी होना चाहिए, तो वो संविधान विरोधी कैसे हो गया? इसमें बीच में संविधान कहां से आता है? हमारा कहना यह है कि इस अनुपात को संतुलित रखा जाए, डायग्नोस्टिक सेंटर बंद किए जाएं और बलात्कार करने वाले को, अपहरण करने वाले को, दुराचार करने वाले को फास्ट ट्रैक अदालत बैठा करके फांसी पर लटकाया जाए। यह मांग करना बुरी बात है क्या? मैं कहां से पुरुषवादी हो गया और कहां से महिला विरोधी? मैं बोलूं आचार्य जी, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कह सकती हूँ? आपकी सोच बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर ये उठाए हैं कि इस तरह से लिंग अनुपात के जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनको बंद करना चाहिए, वो सारी बात सही है। लेकिन आप जिस युग की बात कर रहे हैं, हम कलयुग में, ये आप भी जानते हैं लोगों की सोच किस तरह से है। एक धर्मगुरु अगर इस तरह की बात कहता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। लोग तो ये, लोगों के बीच ये मैसेज चला गया होगा कि आचार्य जी कह रहे सिर्फ बेटा पैदा करो। अब आप मैसेज अगर यही देना चाहेंगी तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरा कहना यह है कि मेरा कहना यह है कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर बंद क्यों नहीं किए जाते? मेरा सबसे बड़ी बात यह है, क्यों किसी को अधिकार मिले ये तय करने का कि गर्भ में बेटा है या बेटी है? और यदि किसी की बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं और 7 बेटियों के पश्चात अगर वो एक बेटा मांगता है, तो वो संविधान का विरोध कहां से हो गया? इसमें बीच में संविधान कहां से आता है? भारतीय संविधान ये कहां कहता है कि बेटे पैदा नहीं होने चाहिए? तो फिर केसी त्यागी कैसे पैदा होते? मुलायम सिंह जी महाराज जो लाइसेंस दे रहे हैं, सवाल इस बात पर है कि सुप्रीमो सुपर बॉस केसी त्यागी के ये कह रहे हैं बलात्कार के मामले में कि लड़कों से गलतियां हो, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो क्या उनको फांसी पर लटकाओगे? ऑफ कोर्स उनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। हो रही है थोड़ा दूसरों को किसी नारी एक्टिविस्ट ने, वुमेन एक्टिविस्ट ने कहीं इसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं विरोध किया? ये क्या बयान हुआ कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं? ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। जगमती जी बोलिए, अब आप कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी जिनकी 3 बेटियां वो बता रहे हैं कि हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो पुत्र जीवक बीज का ही क्यों मतलब बचाव करने के लिए क्यों आए हैं। अगर वो आयुर्वेद में इस तरह का नाम रखा भी गया था तो उसको आज बदली हुई परिस्थितियों में, जब सभी पूरे देश के सामने जो पुत्र लालसा है, जो ये पूरा एक चुनौती बनी हुई है, तो उसको बदला क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं बदला जाना चाहिए उसको? और ऐसा आदमी उस दिव्या ज्योति, वो क्या है, फार्मेसी का मालिक है, जो हरियाणा सरकार का ब्रांड एम्बेसडर है, और हरियाणा पूरी दुनिया के अंदर ये पुत्र लालसा के लिए बदनाम है वो उस तरह से।
तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर बदलने में मतलब क्या आपको हर्ज है। और अगर उसके ऊपर ये लिखवा दिया जाए कि पुत्र होने से इस दवा का कोई संबंध नहीं है जी, तो ये तो फिर भी कोई बात जस्ती है। देखिए नवजोत जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से लगातार आचार्य धर्मेंद्र जी ने आप भारतीय परंपरा में जिस तरह की बातें उन्होंने पुत्र को लेकर के जो बातें कही हैं, जिस तरीके से ज्यादा बच्चियों के बाद पुत्र होने की वकालत उन्होंने की है, मुझे लगता है ये एक संदर्भ में बचाव के बजाय वो कहीं ना कहीं जिस सोच को लेकर के, जिस सवाल को लेकर के पार्लियामेंट में ये सारा हंगामा बरपा, आज कहीं ना कहीं ये रामदेव जी के बचाव से ज्यादा खतरनाक बातें आचार्य धर्मेंद्र जी ने कही है। और जो स्थितियां हैं, जो पुरुषवादी सोच है और जो पुरुषवादी जो सत्ता है, उसकी पुष्टिकरण की दिशा में आचार्य धर्मेंद्र जी ने ये बातें सारी कही हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह के दलील दिए जा रहे हैं वो हास्यास्पद हैं। देश ने सम्मान दिया है आचार्य धर्मेंद्र जी को भी और स्वामी रामदेव जी को भी, श्रद्धा की नजरों से देश देखता है। और जिस तरह से लिंगानुपात को लेकर के देश की चिंताएं हैं, उनका समाधान करने के बजाय इस असंतुलन को और बढ़ाने की जो एक खतरनाक कवायद इन दोनों महानुभावों की ओर से हुई है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सभ्य देश में भाषाओं के नाम पर प्राचीन भाषाओं का हवाला देकर के एक पूरी तरह से बाजार की रणनीति का इस्तेमाल करने वाले जो तर्क को सही ठहराने की दिशा में ये कहीं ना कहीं आचार्य रामदेव जी से भी ये 2 कदम आगे बढ़ करके इन्होंने ये सारी बातें कही और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इन्हें शब्द वापस लेने चाहिए। राजीव जी जवाब ले लेते हैं आचार्य धर्मेंद्र का। मैं गौतम जी इसके बाद आप ही का रिएक्शन होंगे। आचार्य जी, स्वामी रामदेव ने दवा के ऊपर लिखा हुआ है कि ये केवल वंध्यत्व निवारक औषधि है, बेटा पैदा करने की गारंटी उन्होंने नहीं दी उसमें, और नामकरण भी उन्होंने नहीं किया। कौन कहता है, कौन साबित करता है कि ये पुरुषवादी सोच का समर्थन है? मैं बार बार नगाड़े बजाकर कह रहा हूं कि मेरे 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी आप लगातार ये कह रहे हैं अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बच्चियां ज्यादा हो, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये सलाह खतरनाक है। ये माताओं पिताओं को ये अधिकार दीजिए, ये सोचने का फैसला जो करना है वो उन दंपतियों को दीजिए जिन्हें संतान चाहिए। कर रहे हैं फैसला, दंपति फैसला कर रहे हैं। और एक सवाल के आड़ में आपने उन आशंकाओं को और मजबूती प्रदान की है जिनको लेकर के राज्यसभा में केसी त्यागी जी ने सवाल उठाए। पुत्र जीवक को लेकर के जिस तरह से बाजार को उन दंपतियों को आकर्षित करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल स्वामी रामदेव जी ने किया, वहां वो बाजार का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आपके प्रवचन को लोग सुनते हैं, लोग आपके संदेश के अनुरूप जीवन को जीने की तैयारी करते हैं। और मुझे लगता है आज आप जिस तरह की वकालत कर रहे हैं और वकालत की आड़ में जो आपने तर्क दिए हैं वो न हास्यास्पद हैं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरा देश लिंगानुपात की समस्या का उसका जो दंश है वो झेल रहा है और बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं। और वैसी स्थिति में आप बच्चों के संतुलन के सवाल पर जिस तरह की राय दे रहे हैं, हमें अपेक्षा नहीं थी कि धर्मेंद्र जी आप इस तरह की बात कहिएगा। क्या बात है, कमाल है। आपके विवेक को प्रणाम करता हूं। ये आचार्य धर्मेंद्र ये कह रहा है कि डायग्नोस्टिक सेंटरों पर पाबंदी लगाओ, लिंग निर्धारण पर पाबंदी लगाओ और भ्रूण हत्या करने वालों को फांसी पर लटकाओ। ये मैं मांग कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि बच्चों से गलती हो जाती है तो फांसी पर लटकाओगे क्या? इसका विरोध क्यों नहीं करते श्रीमान जी? करनी चाहिए सरकार को। मुलायम सिंह जी महाराज का प्रवचन है ये। बेटियों बच्चों से गलती, वो बच्चे हैं बलात्कार करने वाले। तो जो आदमी कह रहा है बलात्कारी को फांसी पर लटकाओ, वो नारी विरोधी हो गया। ठीक है राजीव जी, मैं जरा बाकी के बयानों के जरिए विषय को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। राजीव जी आप रहिए, मैं बाकी केस को भी इंक्लूड कर लूं। एक बार सभी लोग बोल रहे हैं और उसके बाद आप अपनी चर्चा ओपन कीजिएगा। जी तो आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं आती हूँ आपके पास। गौतम जी इसका जवाब। मैं सबसे पहले तो आचार्य धर्मेंद्र जी आप सीनियर आदमी भी है, देश के सम्मानित व्यक्ति हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर का उपयोग सिर्फ इसलिए हो कि बेटा और बेटी के लिंग अनुपात को चेक करने के लिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात सही है। उसके अलावा भी कई गर्भ में बीमारियां होती है, सब बच्चों के लिए
जो हमारी माताएं उनकी होती है उसको लेकर भी कई बातें हो सकती है। बात यह है, बहस आज न बलात्कार पे है, जिन लोगों ने बलात्कार कर रहे हैं उनको फांसी होना चाहिए या ना होना चाहिए, इस पे भी बहस नहीं है। बहस इस बात पे है कि पुत्र पाने के लिए जो दवा बाबा रामदेव बेचते हैं क्या वो सही था या गलत था। तो जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कल खुलासा किया, कई टीवी चैनल्स पे कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पुत्र पाने के लिए ये दवा मैं बेचता हूँ, पतंजलि योगपीठ से आती है, परंतु ये सही है कि उसके पीछे छुपा हुआ उनका जो सोच था, जो उनका बाजारीकरण था, उसमें पुत्र पाने की लालसा के कारण कई करोड़ों लोगों ने वो दवा खरीदी, दंपत्ति ने खरीदी, उससे उसको लाभ हुआ, पतंजलि को लाभ हुआ, बाबा रामदेव को लाभ हुआ। इस पे 420 का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे बहस चालू होनी चाहिए। देखिए बात क्या है कि मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी एक बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, इस देश के अंदर पिछले 10 साल से सनातन परंपरा से जुड़े हुए सभी साधु संतों के चरित्र पर लांछन लाने का जो सुनियोजित षड्यंत्र ये चल रहा है, जिसके पीछे पता नहीं कौन सी विदेशी शक्तियां हैं जो चाहती है कि स्वदेशी का जो नारा रामदेव जी ने दिया उसका खत्म होना चाहिए। कोका कोला और पेप्सी और फास्ट फूड की वकालत करने वाली जो सरकारें हैं, जिस सरकार से उसका जो वकालत करने वाले जो लोग हैं वो सनातन धर्म का पाठ पढ़ा रहे। माँ के लिए सुनिए बहन जी सुनिए, माँ के लिए वात्सल्य महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि लड़का है या लड़की है। और हमारे यहाँ भ्रूण हत्या शब्द है, कन्या भ्रूण हत्या बना के खुद आपने कन्याओं को गर्भ में मारने की साजिश करी है। हम तो कहते हैं भ्रूण हत्या ही पाप है। माँ के लिए लड़का हो लड़की हो दोनों समान है। लेकिन मुझे बताइए, हमारे 4 वेद हैं, उस वेद के अंदर ज्योतिष भी है, ज्योतिष के अंदर भी ये लिखा जाता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि ये ग्रह होने से पुत्र का योग होगा। आयुर्वेद के अंदर 10 ऐसी जड़ी बूटी है, यूनानी के अंदर है। आज सनातन परंपरा जो इतने हजारों वर्ष से चली आ रही है, मुझे बताइए स्त्री अगर कन्या के साथ में कोई ये चाहता है कि उसके घर के अंदर एक बच्चा पैदा हो जाए, वो मेल पैदा हो जाइए, आप मुझे बताइए ना पूरे हिंदुस्तान की कौन सी धारा है जो उसके व्यक्ति के ऊपर लगती है। वो कहते हैं, हम तो कहते हैं स्त्री का सम्मान हो, राधा से पहले कृष्ण और राम से पहले सीता की परंपरा इस देश के लिए रही है। 2 नवरात्रों में स्त्रियों की कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसका मतलब आप ये चाहते हो कि इस धरती के ऊपर कन्या ही कन्या हो जाए और पुरुष का विरोध, आपकी मानसिकता पुरुष विरोधी है, हम कन्या विरोधी नहीं है। हर एक को अधिकार है अपने हिसाब से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस का। संविधान की धारा 25 पढ़ी है, संविधान की धारा 25 में लिखा है कि उसे अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के अनुसार जीने का और उस रिलीजियस प्रैक्टिस को करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे मरने के बाद में मेरा चाहे मेरा पुत्र अगर कर दे तो बताइए कौन सा उसने अपराध कर दिया। गौतम जी बाकी लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं, आप कर रहे हैं। जगमती जी मैं आ रही हूं, और व्यापारियों में और व्यापार में तो फर्क करना कोई व्यापार नहीं है, सभ्यता तो सीखने का काम है। कहां की सभ्यता है? नियम जो है वो देश के संविधान के हिसाब से चलेंगे। संविधान की धारा 25 पढ़ो बहन जी जाके। कहां है संविधान में बेटा पैदा करना पाप है? ठीक है, संविधान पढ़ा है। अश्विनी उपाध्याय आऊंगी आपके पास। निकुंज मैं आपसे संविधान पढ़ने की क्या जरूरत है? इसके अंदर ये दवा का जो नाम है ये बदलिए जो बात है। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप रुकिए जरा, आ रही हूँ। आपका रिएक्शन भी ले रहे हैं हम। निकुंज से बहुत देर से बात नहीं हुई। अश्विनी जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप रहिए। निकुंज जी, सबसे पहले तो मैं आचार्य धर्मेंद्र जी से ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो 4 बेटियाँ हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बड़ी हैं या छोटी हैं आपके बेटों से? ये मेरा सवाल है आचार्य धर्मेंद्र जी से। चारों बेटियाँ बड़ी हैं या आपके बेटे बड़े हैं? बेटियां बड़ी हैं जी। तो मुझे यकीन है कि अगर इनके बेटे बड़े छोटी भी हैं बड़ी भी हैं तो शायद ये चारों बेटियां आती ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की सोच ऐसी है। देखिए, इस देश में मैं ये नहीं कह रही कि लड़के पैदा नहीं होने चाहिए, दोनों बराबर हैं माँ बाप के लिए, दोनों इक्वली प्यारे होने चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि लड़के और लड़कियां और भ्रूण हत्या, देखिए कुछ लोग समाज में एक आइकॉनिक स्टेटस की प्राप्ति कर लेते हैं, जैसे कि गौतम जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, बाबा रामदेव हैं, ये समाज के आइकन्स हैं, ऊपर से धर्म से जुड़े हैं, धर्म गुरु इनको बोला जाता है। ये क्या बोलते हैं, इससे देश की सारी जनता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो अगर इनकी एक स्टेटमेंट, चाहे वो डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, कि अगर वो सजेस्टिव भी होती है कि लड़के पैदा होने चाहिए, जैसे कि पुत्र जीवक, और इन्होंने कहा कि हाँ पुत्र के होने पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको संतान कहते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पुत्र की जगह आप संतान शब्द का इस्तेमाल करें। आप ये कहें कि बेटे होने चाहिए, बेटियां भी होनी चाहिए, उस चीज को इक्वली। धर्मेंद्र जी काफी देर से एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरी 4 बेटियां और 2 बेटे।
हैं, चारों बेटियां बड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि बेटे की ख्वाहिश में वो चारों बेटियां आती चली गई, जो नॉर्मल एक मेंटालिटी है हिंदुस्तान छोटी भी हैं सर, लेकिन बिना समझे बुझे क्यों बोला जा रहा है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि धर्मगुरु हमेशा ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनको इतने एरोगेंट होते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि फुसफुसाना चाहिए, धर्मगुरुओं को फुसफुस करना चाहिए। फुसफुस नहीं करना चाहिए, लेकिन चिल्लाने से आप सच सही भी नहीं हो जाते। ये चिल्लाना शब्द असभ्यता है कि नहीं है? नहीं, मेरे अगर आप ये संस्कार है आपके में बात करें, मेरे संस्कारों की बात नहीं की तो किसके संस्कारों की बात करें? आपके संस्कारों की चिल्ला रहा हूं, बिल्कुल चिल्ला रहे हैं, ऊंची आवाज नहीं है। आप इतनी ऊंची आवाज भगवान ने दी है मुझे। भाई साहब, आपके सामने एक महिला बात कर रही है, मैं एक लड़की हूँ, और कुछ नहीं तो एक लेडी की रिस्पेक्ट। महिला जी विनर परम पूजनीय महिला जी, महिला जी, छोटी सी बात सुनिए। आपने आचार्य जी ने कहा कि बेटी छोटी भी है और बड़ी भी है, आप बिना उसको सच को जाने आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, आप उनको मिस कोट कर रहे हो कि लड़की की चाह में आपके लड़के हो गए। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस आवर पर्सनल लाइफ। आपके भाई है या नहीं है, आपके भाई है या नहीं है, हमने पूछ लेना। Don't go don't touch the personal fabric। ये पर्सनल पॉइंट आप पर्सनल फैब्रिक पे मत जाइए, हमारे पास भी क्वेश्चन है, आप अनकंफर्टेबल परम पूजनीय महिला को दबाकर मत बात कीजिए। आप पूछिए, आपकी ऊंची आवाज में मेरी आवाज दब जाती है, आप पूछिए आपको जो। ठीक है, आप बोलिए। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी जी, आप बहुत देर से आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी आचार्य जी की जो आज आचार्य जी ने तमाम बातें कही, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं, और अपना जवाब भी दीजिए जो आप बोलना चाह रहे थे। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात रखूंगा, बाकी लोगों को सुना मैंने जी। मुझे लगता है आज विषय जिस पे है वो विषय से भटक रहे हैं, विषय को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ये समाजवादी लोग लोहिया को कितना मानते हैं ये जरा समझिए आप। लोहिया ने कहा था परिवारवाद नहीं होगा, और सारे के सारे समाजवादी परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, और इनको पुत्र जीवक दवा से इनको नफरत है, और इनके सारे के सारे नेता पुत्रवाद को बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह अपने पुत्र को बढ़ा रहे हैं, लालू जी अपने पुत्र को बढ़ा रहे हैं, सारे के सारे आप नेताओं को देखिए ये पुत्रवाद को बढ़ा रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपकी परेशानी ये है, एक मिनट आपने ये कहा कि कोई विषय पर बात नहीं कर रहा है, मुझे लगता है बीजेपी को ये दवा के ऊपर बैन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बातें नहीं है। दलों को प्रहार करने के बजाय प्लीज स्वामी रामदेव जी ने पुत्र जीवक औषधि बेचने का निर्णय लिया। अरे मैं कह रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं कि ये संतान उत्पादन, मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप लोग पुत्रवाद को बढ़ा रहे हैं। पुत्र जीवक की मैं आरोप लगा रहा हूं संतान किया जा सकता है कि नहीं। अब देश ये कह रहा है कि संतान के लिए अरे सुनिए का बदल दीजिए। अरे सर आवाज तो रुकिए ना पहले, अरे सुनिए, दलों पर प्रहार करने के बजाय विषय पर बोलिए। ये दुखती रग है आपकी। रामदेव जी के साथ जो आपकी पार्टी के रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री जी के रिश्ते हैं, नहीं सुनिए, के कारण आप सुनिए, लेकिन ये देश की बेटियों का सवाल है, निश्चित तौर पर देश के भविष्य का सवाल है। इस सवाल पर राजनीति हमारा हर राष्ट्रवादी वस्तुनिष्ठ सवाल का जवाब राजीव जी कि पुत्र राजीव जी किसकी इज्जत करना किसकी नहीं करना हम करेंगे। संतान के आप शांति बनाए, राजीव जी आप शांति बनाए प्लीज, राजीव जी आप शांति बनाए प्लीज, हमें बोलने दीजिए। ऐसे हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, आपकी राय नहीं रख पाएंगे। अब मैं अश्विनी जी लूंगी आपकी राय। टायरों के, ट्रकों के टायरों के विज्ञापन का नारी से क्या संबंध है? और विज्ञापन भी जो होते हैं नारी देह का विज्ञापन, यानी जो मॉडल्स या जो अभिनेत्रियां तथा कथित सुंदरियां इसके लिए तैयार होती हैं, अब बहुत ओछे कपड़े पहनती हैं और उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो ये मानती हैं कि उनके पास देह के अलावा और कुछ एग्जिबिट करने का की वस्तु नहीं है। मॉडर्न स्कूलों में लड़कों की पोशाक पूरी और कन्याओं की पोशाक घुटनों से ऊपर तक के फ्रॉक, इससे बढ़कर के नारी द्रोह क्या हो सकता है? किसी समाजवादी नेता में इसके खिलाफ कानून बनवाने के लिए लड़ाई करने का, और जब कभी परिधान की बात चलती है, कपड़ों की बात चलती है, तो तथाकथित नारी संगठन जो है वो कहते हैं ये हमारा अधिकार है।
तो आचार्य जी, बेटा बूटी की बात तो एक हुई, लेकिन यहाँ पर जो आप टारगेट कर रहे हैं मॉडल्स को या फिर वो लड़कियां जो एडवर्टाइजमेंट करती, इसका अर्थ जरा समझाइए, क्योंकि इसमें आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या आप इस पर सहमत हैं अभी भी? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी। देखिए, मैं इस बात का क्या उत्तर है कि रात्रि को 31 दिसंबर की रात के 12 बजे जब न्यू ईयर्स पार्टियां होती हैं, उसमें सारे के सारे हिप्पोक्रेट पुरुष जो हैं ऊपर से लेकर नीचे तक 3 पीस सूट में जकड़े हुए होते हैं और महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में जाती हैं। ये पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देना है या नहीं है? क्या महिलाओं के पास देह के अलावा कुछ नहीं है प्रदर्शित करने के लिए? हमारी सायना को और हमारी सानिया को तो जरूरत नहीं पड़ती। जो टैलेंटेड महिलाएं हैं जिन्होंने नेतृत्व किया, उनको जरूरत नहीं पड़ती। हमारा कहना कि नारी एक देह नहीं है, वो एक कंप्लीट उसकी आइडेंटिटी है। और हम देखिए, गायत्री को मां मानते हैं, गीता को मां मानते हैं, गाय को मां मानते हैं, तुलसी को मां मानते हैं। मातृपूजक समाज है हमारा और माता को प्रथम गुरु मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम अगर ये चाहें कि तंबू के समान, मूविंग टेंट के समान उनको बुर्का पहना कर न रखा जाए, लेकिन उनके देह का प्रदर्शन भी न किया जाए, इसमें क्या खराबी है? कि आप लोग जो है वो पुत्र लालसा को बढ़ाने वाला व्यापार कर रहे हैं। एक बात रटती रहो, केवल एक बात रटती रहो। और ये सभ्यता सीखो कि जब कोई बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बदतमीजी ये नारीवाद नहीं है। ये महिला विरोधी बात कर रहे हैं। ये महिला विरोधी बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये समय उस चीज के लिए नहीं है। और हमारे होते हुए आप किस तरह से महिला विरोधी प्रचार कर सकते हैं? कम से कम तमीज तो सीख लीजिए महिला जी। आप महियसी परम पूजनीय प्रातस्मरणीय महिला जी, कम से कम बोलने की सलीका सीखिए थोड़ा सा। आप सलीका सीखिए। सारे संतों को बदनाम करवा रहे हैं, सारे संतों को बदनाम करवा रहे हैं आप। जो है आपके महिला विरोधी दुष्प्रचार के लिए समय थोड़ी है, ये समय है। यानी मैं दुशासन और दुर्योधन हूँ, चीरहरण कर रहा हूँ मैं महिलाओं का। लालसा के नाम से जो शर्म आनी चाहिए। टीवी पर के नाम पे जो अनर्गल प्रचार करने की शर्म आनी चाहिए। व्यापार कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप महिला विरोधी दुष्प्रचार करें लगातार। ठीक है जगमती जी, दूसरों को सुनने दीजिए आप। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, मैं आपने यहाँ पर कहा कि आपने यहाँ पर उन महिलाओं की बात कही है, लेकिन ये बताइए कि समय के साथ साथ वक्त बदला है और कई लड़कियों के प्रोफेशन की भी ये डिमांड है कि वो उस तरीके से तैयार हों और उस तरीके से जाएं, तो क्या फिर उस प्रोफेशन को भी गलत मानते हैं? क्योंकि प्रोफेशन शब्द जो है, महिलाएं प्रोफेशनल का मतलब है इंजीनियरिंग करना, एडवोकेसी करना, डॉक्टरी करना, और अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, और अभिनय करना भी मीना कुमारी की तरह करो ना, माला सिन्हा की तरह करो ना, वैजयंती माला की तरह करो ना, जो ऊपर से लेकर यहां तक पूरी ढकी रहती थी और जो ग्लैमर वो पैदा करती थी वो कभी ऐसा ग्लैमर कोई पैदा नहीं कर सका। जो स्वघोषित हिंदुत्व के जो ठेकेदार की भूमिका में आचार्य ये भाषा बदतमीजी की भाषा है। आप ठेकेदार है ना, आप कहाँ की किसके इस्लाम के ठेकेदार हो? आप जैसे तुमको कोई मानेगा इस्लाम का ठेकेदार? सोच कितनी ठेकेदार क्या भाषा है, वाह कितनी ये आप है ना ठेकेदार। मुलायम सिंह है ना ठेकेदार, बलात्कारियों का समर्थक। लेकर के आप जिस तरह के की बातें आप कह रहे, नहीं बिल्कुल गलत चीज। बलात्कारियों का समर्थक मुलायम सिंह, की आधी आबादी को लेकर मुलायम सिंह बलात्कारियों का समर्थक, चांद पर जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही हैं, और आप उनके वस्त्रों को लेकर के आप कौन होते हैं? उनके तो आप कौन होते हैं या टीवी में बैठ के उपदेश करने वाले? आप ही को, आप ही की पार्टी के 1980 का सुषमा कांड का प्रश्न उठाना राज्यसभा में, आप महिलाओं की वकालत कर रहे हो। तो 1980 में जो मेरठ के अंदर सुषमा कांड हुआ था, उसकी आवाज उठाना राज्यसभा में। जो सुषमा कांड हुआ था, कैसे आपने दलितों के ऊपर अत्याचार किए, कैसे आपने महिलाओं का शोषण किया, उसकी आवाज उठाना राज्यसभा के अंदर, बजाय किसी संत के आचरण में सवाल उठाने से। अच्छा मैंने कहा ना, और भैया सुनो, ठेकेदारी नहीं, ये कर्तव्य है। ये इस देश के धर्म गुरुओं का कर्तव्य है। दीपिका पादुकोण का कर्तव्य नहीं है कि मैं शादी से पहले ये संबंध बनाऊं या शादी के बाद वो संबंध बनाऊं। ये मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी से देश नहीं चलता, संविधान नहीं चलता। वो अपने चलता फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ड्यूटी से। उस ड्यूटी के अंदर उसका भी राइट है कि मैं अपने
रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करूं या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अगर अपनी पार्टी का सोचो, अपनी पार्टी के जो नेताएं हैं उनको देखो किसके ऊपर कितने केस है, व्यभिचार के कितने केस है, डकैती के कितने केस है, उनके प्रश्न उठाओ राज्यसभा में। और धर्म के ऊपर बात करने का अधिकार मत रखिए। मैं समझता हूँ हिंदुत्व को शर्मसार किया है, आपने शर्मसार किया, आपने शर्मसार किया। जिस मुद्दे पे हम कर रहे हैं उस पे जारी है, मैं हम सब लोग बैठे हैं, देश देख रहा है। नवजोत के लिए किस तरीके एक विवाद को खत्म करने के बजाय आप इस बहस में कई विवादों को देश पूरा देखता है, हम एक दूसरे पे तू राजीव जी आप सभी शांत हो जाइए ना, ऐसे एक एक करके बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, समझ में आएगी, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगी। बात एक्ट्रेस और मॉडल की, एक्ट्रेस के कपड़ों पे सवाल उठा तो मैं यहाँ एक बात महिलाओं की बात भी मैंने हाँ, लेकिन प्रोफेशनली भी एक्टर्स पे ज्यादा एक तरह से अटैक किया गया था। यहाँ मैं इनकी बात से सहमत हूँ सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने जो कहा है कि पुराने जमाने में मीना कुमारी और मधुबाला पूरे कपड़े पहन के अभिनय करती थी और वो बहुत ग्लैमरस होता था, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उस जमाने में भी उन औरतों को कभी इज्जत की नजर से नहीं देखा गया। दूसरी बात यह है कि अगर हम आज के ज़माने की बात करें, फिल्म्स बनती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, इट्स अ बिजनेस। हम पूरे कपड़े पहन के अभिनय कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन फिल्म्स को देखने के लिए जो आदमी थिएटर में जाते हैं इस देश के, वो शायद ना जाएं। तो चाट मसाला बना दिया तो हम करने को, आपने अपने आप को भेलपुरी बनाकर पेश कर दिया। मैंने भेलपुरी नहीं बनाया, जिसमें को भेलपुरी बना रही हो। फिल्म्स में आदमियों के भी कपड़े उतरवाए जाते हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने भी इस वक्त कोई बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने, तो कपड़ों के ऊपर लांछन नहीं उठाना चाहिए। ये मैं बात एक सिंपल सी बोल रही हूँ, ये जमाने की बात है, अपने प्रोफेशन की बात है। जो आपने पहना है वो आपके प्रोफेशन को सूट करता है, जो एक्टर्स पहनते हैं वो उनके प्रोफेशन को सूट करता है, जो चीज बिकती है वही दिखाई जाती है। औरतों के कपड़े उतरते हैं, आदमियों के भी उतरते हैं सर, आदमियों के भी उतरते हैं, नारी सेलेबल है, आप बेचने इंडस्ट्री में आदमी भी सेलिब्रिटी है, रोशन के भी कपड़े उतरते हैं, शाहरुख खान के भी उतरते हैं, सलमान खान के भी उतरते हैं कपड़े। हर इंडस्ट्री में जो चीज, अगर आप एडमिट कर रहे हो कि बेचने के लिए कपड़े उतरते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं कहना, आप जिसको बेचना जैसे बेचे, तो इस देश जिसको जैसे जो अपने आप को, जब अपनी बोली लगा ही ली, जब बोली लगा ही ली अपनी की बेचने के लिए कपड़े उतरते हैं, फिल्म इंडस्ट्री सेलेबल है, फिल्म्स को खुद को सेलेबल मान रही हो सर। हर इंसान बिकता है दुनिया में, सब कुछ सेलेबल है। अगर कोई बोलता है कि पिता की नजर निकुंज मेरी बात करें, अगर कोई मैं अपनी बात कहता हूँ, अगर मैं हूँ, कोई भी है, कोई अगर आपको ब्रदर फिगर से देखता है, फादर फिगर से देखता है, ठीक है, सोशल फिगर से देखता है, जरूर ये कहेगा कि सोसाइटी के अंदर हमें वो उदाहरण पेश करना चाहिए। क्या इस देश के अंदर, मुझे बताओ, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नप्पा, माँ सीता, जानकी, इनके उदाहरण आज भी दिए जाते हैं कि आपको बनना है तो ये बनना है। आज तक मुझे बता दीजिए कि जिस इंडस्ट्रीज की आप वकालत करती है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या उसमें किसी को भी समाज में आदर्श माना गया? क्या कोई कहेगा कि अपनी बच्ची को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि तुम भी जाके इसमें आइटम डांस करना, टू पीस पहन के? सर, आज की दुनिया में हर परिवार अपने, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप लोग अलग है, लेकिन ज्यादातर परिवारों की अगर बात करें, हर इंसान एक्टर बनना चाहता है सर। ग्लैमर इंडस्ट्री सबकी इच्छा है जाने की, और जो लोग ये बोलते हैं कि वो नहीं जाना चाहते, वो जा नहीं सकते, ना तो उनके अंदर या तो काबिलियत मिलती या वहां जगह नहीं मिलती। आज की दुनिया में हर इंसान ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहता है। दिस इज अ क्रूड रियलिटी जी, ये क्रूड रियलिटी। टीआरपी, आप भी टीआरपी के लिए ही शायद यहाँ आते हैं, हम लोगों को भी टीआरपी इज सर, प्लीज सर, लेट्स नॉट डिस्कस। देखिए आपने टीआरपी के लिए आ रहे हैं, हमको अपनी टीआरपी बढ़ानी है। जी बिल्कुल, नहीं तो आप यहाँ आते ही नहीं सर। जिस तरीके से आचार्य जी ने और गौतम जी ने बातें कही, मैंने समझता हूँ कि सार्वजनिक मंच पर एक महिला का इतना इस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक भाषा से पूरा देश देख रहा है। हम जिस मुद्दे को लेकर बातें हो रही उससे भटक रहे हैं। जिस तरीके से महिला के तन को लेकर, महिला के सम्मान को लेकर, महिला के अपनी माता बहनों और पुरानी सीता माता से लेकर कई बातों को कही गई, मैं समझता हूँ कि पूरा देश इस बात को मानता है। पर लिंग अनुपात की जो मूल बहस है, क्या उस पर हम बात को पूरी कर पाएँ? तो उसमें मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी, बाबा रामदेव और ऐसे तथाकथित लोग जो पुत्रवर्धक दवा का जनक उपयोग करते हैं, उसकी बात कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये बातें देश के लिए हानिकारक है। इस देश के वंशवाद और इन बातों को जिस तरीके से मैं समझता हूं कि ये बातें देश के लिए फायदा करेगी। आचार्य जी बैठे हैं, देश में आज के युग में क्या अच्छा होना चाहिए, इसको लेकर आप बात करेंगे तो सच्चे मायने में आचार्य हैं आप। देश को सम्मान देंगे, देश के लिए नई एक दिशा तय करेंगे।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये बात मान सम्मान और अपमान और विरोध और पक्ष की नहीं है। ये देश के आने वाले समय में देश को संतुलित कैसे बनाया जाए स्त्री और पुरुष में, इसको बात करें। जीतू भाई 10 सेकंड। जीतू भाई, अभी आपने कहा मैं किसी भी देश की जो पहचान होती है वो उसकी होती है संस्कृति, ठीक है, मानते हो ना ये बात। भारत देश अगर पूरी दुनिया में माना जाता है और इतना पर यहाँ पर लोग देखने आते हैं, वो इसकी संस्कृति के कारण देखने आते हैं। और किसी भी देश को अगर नष्ट करना हो, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। आप उसकी संस्कृति के जो जड़ है उसके अंदर आप तेजाब डाल दीजिए तो वो देश ही नष्ट हो जाएगा। क्या भारत की पहचान मुझे बताइए यहाँ की सनातन परंपराओं और रिलीजियस वैल्यूज के लिए थी या आइटम डांस के लिए थी? ये तो आप भी जानते होंगे कि हमारी रिलीजियस वैल्यूज जो हैं उसी की वजह से लोग अध्यात्म की खोज में भारत के अंदर आया करते थे, नग्नता को देखने के लिए, कुंवरता को देखने के लिए हमारे देश के अंदर नहीं आया करते थे। पहली बात। दूसरी बात, इसमें राजनीति की बात नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं बाबा रामदेव पे 420 होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं ये आपको कहता हूं, मैंने अगर अपनी बात का पूरा समर्थन किया है, आप मुझे पूरे आपको इस मंच से चैलेंज करता हूं, मुझे संविधान की किसी एक धारा में आप प्रोसिक्यूट कर दीजिए, मैं आपका सामना करने को तैयार हूं। कि अगर मैं एक कामना रखता हूं अपने देश के अंदर कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर के अंदर पुरुष संतान हो जाए, खुला इस मंच से मैं आपको चैलेंज करता हूं। इतना संविधान मैंने भी पढ़ा और इतना मैं भी लड़ता हूं लोगों के अधिकार। ठीक है गौतम जी, निकुंज आप कुछ कह रही थी, मेरे को अश्विनी जी के पास भी जाना, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि सीता माँ ने तो कभी आइटम सॉन्ग नहीं किया, ना आइटम डांस किया, तो उनको भी बख्शा नहीं था। बेसिकली बात ये है कि औरत की इज्जत कभी नहीं की गई है इस देश में, जो बार बार पुराने जमाने की भी औरतों को उठाया जाता है। फतवा जारी कर रही है सर, आप तो हर बात पे आपको आपको सबकी बात से प्रॉब्लम है, योग्यता सबकी बात से प्रॉब्लम है। पढ़ो, मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरे फंडे अहंकार की पुतली बैठी है, अश्विनी जी सब कुछ पढ़ चुकी है ये। अश्विनी जी, ये अंतिम है मेरा, मैं भविष्य में कभी नहीं आऊंगा इसको चर्चा। भगवान में जगमती जी आप कुछ कह रही थी, लगता है अश्विनी जी तक आवाज नहीं जा रही। जगमती जी, हेलो, नहीं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी आवाज आ रही है मुझे, जो भारतीय जी आ रही है, जगमती जी जरा बात रखिए, फिर आपके पास आती हूँ। जगमती जी, हाँ मैं ये कह रही थी कि जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं इस पैनल के अंदर, वो ये बताएं कि ये जो पुत्र जीवक बीज नाम से जो लाइसेंस दिया गया है, जिनके द्वारा उनके ऊपर वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, और ये जो नाम है इस दवा का, इसको बदलवाने के प्रति भारतीय जनता पार्टी का और इनकी सरकार का जो है वो क्या पोजीशन है? अश्विनी जी, इंडिया को भारत बनाना जी ऐसा है। पहली बात तो ये कि संसद में जब त्यागी जी ने बात सवाल उठाया, उसी समय स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा जी ने ये बोला, नड्डा जी ने ये कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी इस पे होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जरा इसके आप बैकग्राउंड में जाइए, ये हो क्या रहा है? ये समाजवादी कर क्या रहे? इनके पास कोई काम नहीं है। अरे कम से कम जो लोहिया जी ने जो सपना देखा था, लोहिया जी ने रास्ता दिखाया, उसको करें। उसके बाद बाबा रामदेव लोहिया जी आत्मा तो ऊपर बैठे बैठे स्वर्ग में खुश हो रही होगी कि मैं क्या बीज हो गया आ गया नीचे। नहीं बदलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये समाजवादी, ये त्यागी जी, ये बाल विवाह का क्यों नहीं विरोध करते? प्रहार कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। और तो बेटा बूटी को लेकर बवाल हो रहा है, बवाल अभी भी जारी है। और मुद्दा जो यहाँ पर चल रहा है, ब्रेक पर जब हम गए, जो मुद्दा चल रहा है वो कपड़ों को लेकर, बॉलीवुड को लेकर चल रहा है। बॉलीवुड को लेकर ही हम बात कर रहे थे। आचार्य जी, मैं निकुंज और गौतम जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, इस हिसाब से तो फिर वो एक तबका और एक इंडस्ट्री पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए, फिर आप लोग उसके लिए मुहिम चलाइए। गौतम जी, देखिए, बात मैंने आपसे क्या कहा, बात है सिर्फ संस्कृति की, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो अभिनय है वो आपका अभिनय आपकी भाव भंगिमाओं से होता है। हमारे यहाँ तो कालिदास ने इतने सुंदर नाट्य लिखे जिनमें आज भी लोग पीएचडी करते हैं। उस वक्त के अंदर भी ये कहा गया कि जो मनोरंजन है उसके साधन बताए गए, उसके तौर तरीके बताए गए, और हर चीज के लिए एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित करी गई, और लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के बाद वही अंजाम होता है जो सारी दुनिया रावण के प्रकरण से जानती है। आज भी हम उन अपनी माँ बहनों को, अपने घर के परिवार की बच्चियों को ये मान के चलते हैं कि उनके बड़े होने के नाते हमारा कर्तव्य है वो सुरक्षित रहे। उनकी सुरक्षा की बात करना, मुझे बताइए कौन सा अपराध है? निकुंज,
हाँ, तो अब जिस हिसाब से ये लोग बात करें, फिल्म इंडस्ट्री को बैन कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये हमने कहा फिल्म इंडस्ट्री को बैन कर देना तो चाहिए। फिर आप ही तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ बैठकर झूठ बोल रही हो, सरेआम झूठ बोल रही हो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, बैन कर देना चाहिए। बड़े चिल्ला लीजिए, मैं 3 दर्जन फिल्में बताता हूँ, 3 दर्जन फिल्में बताता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, करके भी अभिनय नहीं कर सकते सर, एक्ट्रेस बुर्खा पहन के भी कर लेगी अभिनय, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाएंगे लोग देखने जाएंगे। तो हर चीज अगर अर्थ प्रदान है, अगर हर चीज अर्थ प्रदान है, हर चीज बेचने के लिए ही है, और फिर जिसका मन है वो बिके मंडी में जाके, उसमें हमें क्या कहना? सर मुफ्त में तो कोई भी काम नहीं करता। वही तो कह रहा हूँ, अगर आप मान के ही बैठे हैं कि जो एक से एक बढ़कर के फिल्में हमारी सम्मान की बात भी होती है और एक नारी को बिकने के लिए बात भी कही जाती है, तो ये तो एक तरह से नारी का अपमान हुआ। एकमात्र माध्यम है। फिल्म इंडस्ट्री आदमियों को और औरतों को बराबर तोलती है, वहां सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट है, जिनके कपड़े उतरते इकट्ठे बराबर ही उतरते हैं। पॉइंट इज कि लोग देखने जाएंगे, आप लोगों की सोच बदलने पे क्यों नहीं काम करते? आप लोग अगर आप लोग बोलेंगे कि संतान, तो लोग संतान मानेंगे। आप बोलते हैं पुत्र, तो लोग पुत्र बोलना शुरू कर देते हैं। तो गाड़ी सर, टॉपिक है आज के डिस्कशन का ये है ना, भ्रूण के अंदर भी ये कहते हैं, हम तो संतान में भी यही कहते हैं, हम तो कहते ही नहीं, हम तो कन्या भ्रूण की बात ही नहीं करते, हम तो भ्रूण की बात कर रहे हैं। माँ अपने बच्चों को एक सा प्यार करती है, माँ देखती नहीं उसके गर्भ के अंदर जो कन्या आया उसके अंदर लड़का पल रहा है, वो उसको बराबर करती है। ये तो शब्द बाद में होता है। आप बात कर रहे थे कि टेस्टिंग सेंटर्स खत्म कर देने चाहिए, तो अगर लोगों की सोच ठीक हो जाएगी, उनको बेटा बेटी में फर्क नहीं रहेगा, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना किसी को फर्टिलिटी टेस्ट करने की। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन आप लोगों की सोच बदलने पे क्यों नहीं काम करते? आप बार बार घूम फिर के पुत्र क्यों बोल रहे हैं? हमारे यहाँ भगवती भी रही है, पार्वती भी रही है, लेकिन उसी समाज में मत भूलिएगा ताड़का भी रही है, पूतना भी रही है और सुपर्णका भी रही है। हमें उनसे बचाने हमें वो कोई उस प्रवृत्ति में आ जाए। सारे उदाहरण 2000 साल पुराने ही है। आपका आज की जनरेशन का एक भी उदाहरण नहीं आप देते। आप आज की वंश वृद्धि के लिए बेटा पैदा करना जरूरी है। इसी पर हम आज कर रहे थे मुद्दा में बहस। फिलहाल मुद्दा में इतना ही।